एपिसोड 106। उसका बस चलता तो वो अपने फनिंद्र भैया का सिर पकड़कर अपनी तरफ घुमा देती। रेयांश ने भी उस लड़की को एक बार देखा। वाकई उसकी ताकत फनिंद्र नाचन के स्तर की थी और उम्र उससे भी कम थी। सबसे बड़ी बात, वो बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसमें कल्पना चौधरी जैसी परिपक्व नजाकत नहीं थी, लेकिन रिया चौधरी के मुकाबले वो कहीं ज्यादा बेहतर थी। इसी बीच कल्पना चौधरी और बाकी 7 कुलों के लीडर एक जगह जमा हुए। हरित सूर्य सभा भले ही औसत थी, लेकिन कल्पना चौधरी अपनी खूबसूरती की वजह से हरित कुल में काफी मशहूर थी। जब वो लीडर बात कर रहे थे तो उनकी नजरें ज्यादातर उसके आकर्षक शरीर पर ही टिकी थीं। दोस्तों, अब जब सब आ ही गए हैं तो क्या दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा शुरू की जाए? बिल्कुल, अब और देर करना ठीक नहीं। अभी उन्हें लेकर दिव्य मार्शल क्षेत्र के रास्ते में चलते हैं। जो जरूरी बातें थीं वो तो आप सबने आने से पहले अपने शिष्यों को बता ही दी होंगी, वो तो जाहिर है। कुछ चीजें तय करने के बाद कल्पना चौधरी वापस हरित सूर्य सभा के लोगों के पास आ गई। इस वक्त कुछ लोग अपने कुल के शिष्यों को बुलाकर रेयांश के पास ही एक गलियारे की ओर ले जा रहे थे। ये गलियारा पूरे 10 मीटर चौड़ा था, जिसके आखिर में एक रोशनी की झिल्ली थी। ये झिल्ली पानी की तरह लहरा रही थी। उसमें चमकती हुई लहरें उठ रही थीं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। इस लहराती रोशनी से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। ये छोटी आकाशीय दुनिया का रास्ता है। लगता है ये छोटी आकाशीय दुनिया किसी पुराने मास्टर का छोड़ा हुआ खंडहर है। तलवार के अंदर से साक्षी ने हैरानी के साथ कहा। मतलब इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं? शायद नहीं। जोशी परिवार यहाँ इतने सालों से जमा हुआ है और ये खंडहर बहुत बड़ा नहीं है, तो ये बहुत पहले ही उनकी निजी संपत्ति बन चुका होगा। अगर अंदर कुछ अच्छा था भी तो पक्का वो सब कुछ निकाल चुके होंगे। एक तिनका भी नहीं बचा होगा। ये सुनकर रेयांश ने उस तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। इस बार की दिव्य मार्शल क्षेत्र परीक्षा उसके लिए बस एक मजबूरी थी। वो जो चाहता था वो सिर्फ परीक्षा देना और ताकतवर बनना था। इस वक्त एक एक करके टीमें रेयांश के पास से गुजरते हुए दिव्य मार्शल क्षेत्र के रास्ते में दाखिल हो रही थीं। कुछ देर बाद हरित सम्राट सभा की करीब 20 लोगों की टीम भी वहां से गुजरी। उनके लीडर का ओहदा प्राची से कम था, इसलिए प्राची सबसे आगे चल रही थी। पास आते ही प्राची अचानक कल्पना चौधरी की तरफ बढ़ी और बोली, दीदी कल्पना, प्राची का प्रणाम। मेरे भाई ने कहलवाया है कि इस बार वो किसी काम में फंसे हैं, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये सुनकर कल्पना चौधरी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और वो बोली, मुझे पता चल गया। दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा में प्राची, तुम अपना ख्याल रखना। प्राची चौहान ने सिर हिलाया और मुड़कर चली गई। ये लड़की, जिसका रवैया हर किसी के लिए बहुत रूखा था, सिर्फ कल्पना चौधरी से बात करते वक्त ही उसकी आंखों में थोड़ी इज्जत दिखाई दी। भाई, क्या इस औरत का चक्कर उसके भाई के साथ चल रहा है? इतनी हसीन औरत पहले से ही किसी की हो चुकी है। ये सोचकर रेयांश को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अच्छी गोभी सुअर ने चर ली हो। तभी कल्पना चौधरी मुड़ी और शांत आवाज में बोली, परीक्षा की सारी बातें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। फनिंद्र नाचन और बाकी लोगों ने हामी भरी और फिर वो बाकी लोगों को लेकर दिव्य मार्शल क्षेत्र के रास्ते की ओर चल दिया। जब रेयांश कल्पना चौधरी के पास से गुजरा तो वो लगातार उसे ही देख रहा था। कल्पना चौधरी भी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। रेयांश को इस खतरे में धकेलने का उसे जरा भी अफसोस नहीं था। जब रेयांश आगे निकल गया तो कल्पना चौधरी ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अभी अभी मानव दिव्य कोर क्षेत्र में आया है। आकाश दिव्य कोर क्षेत्र की पूर्णता वाले योद्धाओं के दबाव में वो कैसे जिंदा रह पाएगा? क्या मेरा ट्रेनिंग का तरीका कुछ ज्यादा ही बेतुका नहीं हो गया? उस शख्स का ख्याल आते ही कल्पना चौधरी के माथे पर गहरी शिकन पड़ गई। अगर कोई मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा नहीं हुआ तो मेरी किस्मत बदलना मुश्किल है। क्या यही मेरी तकदीर है? जब कल्पना चौधरी ख्यालों में डूबी थी तब तक रेयांश बाकी लोगों के साथ उस रोशनी की झिल्ली में दाखिल हो चुका था। अचानक उसे एक ठंडक ने घेर लिया। रेयांश को लगा जैसे वो किसी गहरे तालाब में गिर गया है और तेजी से नीचे जा रहा है। बस कुछ ही पलों में उसका शरीर रुक गया। अचानक उसने पाया कि वो पीली मिट्टी वाली जमीन पर खड़ा है। ऊपर देखा तो जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ सख्त पीली मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। छोटे और मजबूत पेड़ और झाड़ियां इस जमीन पर बिखरी हुई थीं। भले ही नजारा बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। आसमान की तरफ देखा तो वो पीला आसमान था। हर तरफ घने पीले बादल छाए थे, जिन्होंने सूरज को पूरी तरह ढक रखा था। एक वीरान सी हवा इस जगह बह रही थी। रेयांश समझ गया कि जिस दुनिया में वो अब है वो उसकी पिछली दुनिया नहीं है। और क्या यही दिव्य मार्शल क्षेत्र है? रेयांश के मुकाबले बाकी लोग पहले भी इस दिव्य मार्शल क्षेत्र में आ चुके थे, इसलिए हैरान होने वाला सिर्फ वही अकेला था। रेयांश का ये देहाती जैसा बर्ताव देखकर बाकी लोग मजाक उड़ाने वाले चेहरे बनाने लगे। हरित कुल की दूसरी टीमें जो पहले ही दिव्य मार्शल क्षेत्र में आ चुकी थीं, वो आगे बढ़ चुकी थीं। फनिंद्र नाचन सबसे पहले सबको लेकर छोटी झाड़ियों वाले इलाके में गया। दिल खाने वाला राक्षसी जानवर को ढूंढना असल में किस्मत की बात थी। फनिंद्र नाचन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, एक दिशा की ओर इशारा किया और शांति से कहा,
तुम सब मेरे साथ चलो, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। कहने के बाद उसने जानबूझकर रेयांश की ओर देखा, मानो ये उसके लिए चेतावनी हो। लेकिन रेयांश उनके साथ रहने का इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने उसी वक्त शांत भाव से कहा, टाइकिंग तलवार तुम लोग ढूंढो, मैं अपनी राह चलता हूँ। उसकी फणींद्र नाचन से नहीं बनती थी और बाकी लोगों से भी उसकी पटरी नहीं बैठती थी। यहाँ उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो फालतू बात करने के मूड में नहीं था। रेयांश पहले से जानता था कि फणींद्र नाचन भले ही शांत चेहरा बनाए रखता हो, लेकिन वो रेयांश को निपटाने की फिराक में था, और जैसा उसने सोचा था, उसकी ये बात सुनते ही फणींद्र नाचन का चेहरा और भी सर्द हो गया। बुजुर्ग ने पहले ही कहा था, इस अभियान में सबको मेरा हुक्म मानना होगा। क्या तुम हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो? नाफरमानी? मेरी क्या मजाल। बस बात यह है कि मुझ रेयांश की ताकत और हैसियत तुम जैसे जीनियस लोगों की टीम में बोझ बन सकती है। मुझे लगता है तुम मुझे अकेले जाने दो और अपना पूरा ध्यान ताइकिंग तलवार हासिल करने पर लगाओ, वो ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। रेयांश ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। बाकी लोग वैसे भी रेयांश को कुछ नहीं समझते थे। अब जब उन्होंने देखा कि ये लड़का अकड़ दिखा रहा है तो उन्हें मजा आने लगा। वो मजाक उड़ाते हुए चेहरे बनाकर रेयांश को किसी जोकर की तरह देखने लगे। रिया चौधरी को रेयांश से सबसे ज्यादा नफरत थी। इस वक्त कोई बड़ा मौजूद नहीं था और रेयांश लड़ाई मोल ले रहा था, तो वो तुरंत तंज कसते हुए बोली, फणींद्र भैया हमारे लीडर हैं, उनकी बात हमारे लिए हुक्म है। अगर वो तुम्हें मरने को कहें तो तुम्हें मरना होगा। क्या अब भी तुम्हारी जुबान चलेगी? उनसे बहस करोगे? रेयांश उन्हें देखते हुए मन ही मन हिसाब लगा रहा था। अगर फणींद्र नाचन के लिए ताइकिंग तलवार जरूरी होती तो वो अब तक मुझे नजरअंदाज करके जाने देता, लेकिन उसने मुझे रोका है। इसका साफ मतलब है कि वो मुझसे निपटना चाहता है, और सही भी है। उसके लिए मैं एक छोटा सा खतरा हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी अपने लिए खतरा बनने वाले कांटे को इस दुनिया में नहीं रहने देता। और वही हुआ, फणींद्र नाचन ने ठंडी आवाज में कहा। बुजुर्ग ने सारी ताकत मेरे हाथों में सौंपी है। इस दिव्य मार्शल क्षेत्र के सफर के फैसले पूरी तरह मेरे हाथ में है। रेयांश, अगर तुमने अच्छाई नहीं समझी और मेरे लिए मुसीबत खड़ी की तो मुझे अधिकार है तुम्हें जान से मारने का। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैं बिना किसी वजह के तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा, फणींद्र नाचन। रेयांश ने ठंडी हंसी के साथ ऐसी बात कही कि फणींद्र नाचन का चेहरा बदल गया। पास खड़ी रिया चौधरी भी खुद को रोक नहीं पाई और बोल उठी, मौत को बुलावा दे रहा है। वो हमला करने ही वाली थी कि फणींद्र नाचन ने उसे रोक लिया। इस वक्त फणींद्र नाचन की आंखों में कातिलाना इरादे साफ झलकने लगे और उसकी आवाज बेहद सर्द हो गई। दोस्तों, रेयांश हुक्म नहीं मान रहा है और हमारे मिशन में बड़ी रुकावट डाल रहा है। मैं बुजुर्गों की तरफ से इसका खात्मा कर रहा हूँ। क्या किसी को कोई एतराज है? बाकी 8 लोग फणींद्र नाचन के प्रति बहुत सम्मान रखते थे और रेयांश उनके लिए किसी गैर जरूरी चीज से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वे सब हंसते हुए बोले, सीनियर भाई, आप बेझिझक हाथ साफ करें। अगर बड़ों ने पूछा तो हम सब आपके साथ खड़े होकर जिम्मेदारी लेंगे। वो सब पूरे जोश में थे, लेकिन रेयांश जरा भी नहीं डर रहा था। ये फणींद्र नाचन बड़ा दिलदार होने का नाटक कर रहा था। आखिर लोमड़ी की पूंछ बाहर आ ही गई। अब सबकी रजामंदी मिलने के बाद फणींद्र नाचन भीड़ से निकलकर कदम दर कदम आगे बढ़ने लगा। जैसे ही फणींद्र नाचन के मन में रेयांश को मारने का ख्याल आया, उसकी वो जबरदस्त और ताकतवर आभा सीधे रेयांश पर आ गिरी। मानव दिव्य कोर क्षेत्र की चोटी पर पहुंचे योद्धा का दबाव वाकई कोई मजाक नहीं था। इस वक्त रेयांश की नजरों में फणींद्र नाचन किसी विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था जो उसे कुचलने के लिए आ रहा हो। रेयांश ने अपना शरीर कस लिया, तभी जाकर वो उस दबाव का बमुश्किल सामना कर पाया। फणींद्र नाचन के इस तरह दबाने से रेयांश के मन में बहुत गुस्सा भरा था, लेकिन वो जानता था कि अभी वो उसका मुकाबला करने लायक नहीं है। ये फणींद्र नाचन मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहा है। भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे हाथों से बच निकलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यूं ही भाग जाने से मजा नहीं आएगा। तुम्हें कुछ तो याद दिलाना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब तुम मुझे देखो तो तुम्हारी आवाज थोड़ी कम निकले। भले ही रेयांश फणींद्र नाचन का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उन दोनों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था और फणींद्र नाचन को हरित सूर्य सभा की टीम और ताइकिंग तलवार का भी ध्यान रखना था। वो सबको छोड़कर अकेले रेयांश के पीछे नहीं भाग सकता था। इस बात का भरोसा होते ही रेयांश काफी हद तक बेफिक्र हो गया। इस वक्त फणींद्र नाचन उसके सामने 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। प्रतापी उदयन को तुमने मार दिया, आज मैं उसका बदला भी ले लूंगा। इतना कहते ही फणींद्र नाचन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत उसकी मुट्ठी में एक शक्तिशाली लहर बनने लगी। तुम्हारे जैसे मानव दिव्य कोर में अभी अभी आए लड़के के लिए मुझे किसी युद्ध तकनीक की भी जरूरत नहीं है। फणींद्र नाचन ने ठंडी नजरों से देखा और फिर एक बवंडर की तरह रेयांश की ओर लपका। उसका वो जोरदार मुक्का ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन को हिला देगा। सच में रेयांश एक नजर में ही समझ गया कि अगर उसे इस हमले को सीधे रोकना है तो न सिर्फ ड्रैगन सोल रूप का इस्तेमाल करना होगा, बल्कि तय्यू स्वान ड्रैगन सील भी लगानी पड़ेगी। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा और मेहनत लगेगी। इसलिए रेयांश ने अपने पैरों को फिसलाया और अपनी पूरी रफ्तार और पैरों की ताकत से 9 आकाश ड्रैगन कदम तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही फणींद्र नाचन ने हरकत की,
वो उसके बगल से किसी मछली की तरह फिसल कर निकल गया। रेयांश ने बिना ड्रैगन सोल रूप बदले ही ये कर दिखाया। इसकी एक वजह तो ये थी कि फणिंद्र नाचन ने उसे कमजोर समझकर पूरी ताकत नहीं लगाई थी, और दूसरी वजह ये थी कि रेयांश अब लगभग थंडर फ्लेम बैटल बॉडी हासिल कर चुका था, जिससे उसके शरीर की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ था और रफ्तार व लचीलेपन में बहुत बड़ा फायदा मिला था। इसलिए भले ही फणिंद्र नाचन ताकतवर था, लेकिन रेयांश उसे चकमा देने में कामयाब रहा। जब हरित सूर्य सभा के लोग ये देख रहे थे कि फणिंद्र नाचन इस नफरत भरे रेयांश को खत्म करने जा रहा है, तो उनके मन में बहुत उम्मीदें थीं। खासकर एपिसोड 107 रिया चौधरी, जो ये देखने को बेताब थी कि उसका अजय फणिंद्र नाचन एक ही वार में रेयांश को कैसे मार गिराता है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेयांश पलक झपकते ही वहां से फिसल कर सीधा उसकी तरफ आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इसकी रफ्तार तो मुझसे भी तेज है। ये सोचते ही रिया चौधरी की आंखों में अविश्वास छा गया। बाकी लोग भी रेयांश को फणिंद्र नाचन के हमले से इस तरह बचते देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो ये था कि फणिंद्र नाचन से बचने के ठीक अगले ही पल रेयांश और भी तेज रफ्तार से रिया चौधरी की तरफ लपका। दोनों के बीच की दूरी वैसे भी ज्यादा नहीं थी और रेयांश की हरकत ने उन सबको चौंका दिया था। रिया चौधरी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाई और बस एक पल में रेयांश उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी हल्की लाल आंखें रिया को बड़े ही मजाकिया अंदाज में देख रही थीं। कमीने! रिया चौधरी ने गाली दी और रेयांश पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसे लगा कि रेयांश की रफ्तार भले ही आम मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता वाले लोगों से तेज हो, लेकिन हमले में वो जरूर कमजोर होगा। हड़बड़ाहट में उसने चीखते हुए एक नर्वस मुक्का रेयांश की तरफ चलाया। मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता का हमला अगर रेयांश को पहले मिलता तो वो अधमरा हो जाता, लेकिन अब 9 थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स को घुलाने के बाद उसे रिया चौधरी के इस स्तर के हमले से जरा भी डर नहीं था। और रिया एक लड़की थी जिसने कभी जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए लड़ाई के मामले में वो बिल्कुल कच्ची थी। रेयांश साफ देख सकता था कि उसका तजुर्बा लगभग न के बराबर था, इसलिए बस उसी पल रेयांश ने एक जोरदार मुक्का मारा। उसके डेंटियन से हल्की लाल चेतना शक्ति, जिसमें बिजली और आग की ताकत मिली हुई थी, फूट पड़ी और सीधे रिया चौधरी के मुक्के से टकराई। दोनों मुक्कों की टक्कर हुई। हैरानी की बात यह थी कि जिस रेयांश के हारने की उम्मीद थी उसे खरोंच तक नहीं आई, जबकि रिया चौधरी दर्द से चीख पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकलने को हो गए। रेयांश की चेतना शक्ति में मौजूद बिजली और आग की ताकत ने रिया की नाजुक मुट्ठी को जलाकर काला कर दिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था, इसलिए वो तुरंत रोने धोने लगी और उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। और ठीक उसी वक्त रेयांश ने तेजी से उसके पीछे जाकर अपने हाथ को पंजे में बदला और रिया की गोरी गर्दन को जकड़ लिया, फिर उसे जोर से पीछे की तरफ खींच लिया। दुष्ट, तू मरेगा! फणिंद्र नाचन ने पीछे मुड़कर यह नजारा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक पहाड़ जैसे ताकतवर हमले के साथ रेयांश शेन की तरफ बढ़ा। बाकी 7 लोग भी गुस्से से भरकर रेयांश पर हमला करने दौड़े, जिससे उस पर चारों तरफ से घिरने का खतरा मंडराने लगा। ये लड़का जो अभी अभी मानव दिव्य कोर में आया है, फणिंद्र नाचन के हमले से बच गया और मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता वाली मिस रिया को बंधक बना लिया। सबके मन में भारी हैरानी थी। पहले वो सोचते थे कि रेयांश छोटी जगह से आया एक डरपोक इंसान है, लेकिन अब रेयांश के प्रति उनकी राय पूरी तरह बदल चुकी थी। बुजुर्ग की बेटी को बंधक बनाने की जुर्रत! ये रेयांश तो सच में मौत को दावत दे रहा है। हर कोई अपनी जान लगाकर रेयांश पर हमला करने को तैयार था, लेकिन रेयांश जरा भी नहीं डरा। रिया के चीखने के बीच उसने उसे ऊपर उठाया और सबके सामने ढाल बना दिया। फणिंद्र नाचन डर के मारे कांप गया और उसने तुरंत अपना हमला रोक दिया। रेयांश ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से पीछे हटते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम लोग इसकी जान नहीं लेना चाहते तो जो करना है करो, सबके सब वहीं रुक जाओ। अगर कोई भी हिला तो मैं इस लड़की को तुम सबके सामने मार डालूंगा। रेयांश की इतनी क्रूर बातें सुनकर और अपनी गर्दन पर उसकी मजबूत पकड़ और शरीर में हो रहे दर्द की वजह से रिया चौधरी डर के मारे कांपने लगी। उसने जिंदगी में कभी इतनी भयानक चीज नहीं देखी थी, इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो रोते हुए चिल्लाई, नहीं, मुझे मत मारो! फणिंद्र भैया बचाओ, मुझे बचाओ! ऊहू! उसे लगता था कि फणिंद्र नाचन सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वो रेयांश को जहरीली नजरों से देख रहा था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस चिल्लाया, रेयांश, रिया बुजुर्ग की बेटी है। अगर उसे खरोंच भी आई तो बुजुर्ग तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट देंगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है तो उसे अभी छोड़ दो। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। अच्छा? रेयांश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? तुम तो मुझे मारने ही वाले थे ना? मरना तो है ही, तो क्यों ना किसी को साथ लेकर मरूं। उस लड़की को डर के मारे कांपते हुए और फणिंद्र नाचन को लाचार देखकर रेयांश के दिल को थोड़ा सुकून मिला। इस दौरान वो रिया को पकड़े हुए करीब 30 मीटर पीछे खिसक चुका था। ये लड़की बड़े घर की है, मुझे हद में रहना चाहिए। ये सोचकर रेयांश ने मजाक करना बंद किया।
सबकी नजरों के सामने उसने अचानक रिया को अपने घुटने पर लिटाया, अपना बड़ा सा हाथ उठाया और ऊपर कर दिया। तूने मेरे बारे में अफवाहें फैलाने और मुझे बदनाम करने की जुर्रत की, आज तुझे इसका मजा चखाता हूँ। ये कहते ही फणींद्र नाचन के सामने रेयांश का हाथ जोर से रिया के उठे हुए कूल्हों पर पड़ा। एक जोरदार चटाक की आवाज पूरे दिव्य मार्शल क्षेत्र के आसमान में गूंज उठी। रिया ने एक ऐसी चीख मारी जो आसमान हिला दे और उसका गोरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसके साफ सुथरे कूल्हों पर एक हाथ का निशान शायद काफी लंबे समय तक रहने वाला था। यह नजारा देखकर फणींद्र नाचन की आंखें फटने को हो गईं। रिया, रेयांश तू गया। रेयांश ने रिया को जोर से पीटने के बाद संतुष्टि की सांस ली और फणींद्र नाचन को चुनौती भरी मुस्कान देते हुए कहा, मैंने तेरी औरत को पीटा, तुझे तो बहुत मजा आया होगा ना। ये कहकर उसने फणींद्र नाचन के सुअर के कलेजे जैसे हो चुके चेहरे की परवाह किए बिना अपने हाथ में पकड़ी रिया को पूरी ताकत से फणींद्र नाचन की तरफ फेंक दिया। फणींद्र नाचन रेयांश को मारने ही वाला था, लेकिन अपनी तरफ उड़ती हुई रिया को देखकर उसके पास उसे सावधानी से कैच करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जैसे ही वो रिया को पकड़ने में लगा, रेयांश जोर से हंसता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से दूर भाग गया। इस वक्त के अंतर ने काम कर दिया। जब तक फणींद्र नाचन ने रिया को नीचे उतारा, रेयांश नजरों से ओझल हो चुका था। बाकी लोगों ने कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन जब देखा कि फणींद्र नाचन अभी भी वहीं खड़ा है तो वो लाचार होकर वापस आ गए। फणींद्र नाचन का चेहरा गुस्से से इतना लाल था कि वे सब डर के मारे चुप हो गए। इस वक्त अपने कूल्हों पर तीखा दर्द महसूस करते हुए रिया जोर जोर से रोने लगी। फणींद्र नाचन उसे रोता देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? फणींद्र भैया, आप जाकर उसे मारते क्यों नहीं? आंसुओं से भीगी उस छोटी सुंदरी के सवाल पर फणींद्र नाचन का चेहरा उतर गया। वो बोला, रिया, वो लड़का बहुत तेज भागता है और हमें ताइकिंग तलवार भी ढूंढनी है। कमीने, तुम दफा हो जाओ। तुम्हें बस ताइकिंग तलवार की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं। उसने मुझे इतना सताया और तुम उसे मार भी नहीं रहे। फणींद्र नाचन, क्या तुम सच में मर्द हो? बस बहुत हो गया। फणींद्र नाचन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली बार जब वो मिलेगा मैं उसे पकड़ लूंगा और तुम खुद उसे अपने हाथों से काटना। अभी तमाशा मत करो। हूँ, लेकिन दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उनकी नजरों से बहुत दूर भागने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो अब उसका पीछा नहीं कर सकते, तब जाकर रेयांश ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोला, साक्षी, जल्दी से मेरे लिए कोई सुरक्षित और छुपी हुई जगह ढूंढो। मुझे 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को आजमाना है। कमीने, तुम्हें अब याद आया कि मैं भी यहाँ हूँ? अभी तो तुम बड़े शेर बन रहे थे ना? साक्षी की दांत पीसती हुई आवाज तलवार के अंदर से आई। रेयांश को तुरंत समझ आ गया कि रिया को सताने के उसके तरीके से वो नाराज हो गई है। उसके माथे पर पसीने की लकीरें आ गईं। उसने चापलूसी करते हुए साक्षी से कहा, अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। तुम्हें नहीं लगता वो पहले बहुत बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह सबक सिखा दिया। मुझे क्या लेना देना? वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो है नहीं। यह दिव्य मार्शल क्षेत्र एक अंतहीन मैदान नहीं था, बल्कि इसमें पहाड़, घाटियां और द्रोणियां भी थीं। जो कुछ बाहरी दुनिया में था वो लगभग यहाँ भी मौजूद था। ये दिव्य मार्शल क्षेत्र तो बाहरी दुनिया जैसा ही है, कहीं से भी छोटी आकाशीय दुनिया जैसा नहीं लगता। सच में अद्भुत है। इस दुनिया को देखकर रेयांश को बहुत अचरज हुआ। इस जगह की विशालता और रहस्य उसकी कल्पना से परे थे। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम इस छोटी आकाशीय दुनिया के किनारे तक जाओगे तो तुम्हें इसकी सीमा मिलेगी, जबकि बाहरी दुनिया में शायद ही कोई जानता हो कि सीमा कहाँ है। सीमा शब्द सुनकर रेयांश समझ गया कि ये अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। इस समय वो एक घाटी में पहुंचा था। ये घाटी अजीबोगरीब चट्टानों से भरी थी। रेयांश ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक छुपने की जगह ढूंढ निकाली। ये एक प्राकृतिक पत्थर की दरार थी। कुछ बड़े पत्थर हटाकर रेयांश अंदर घुसा और फिर वापस उन पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया। इस बार तो मैं चूहा बन गया हूँ। इस तरह छुपना रेयांश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाहर लोग ताइकिंग तलवार की तलाश में घूम रहे थे। 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को अपने अंदर समाहित करने के लिए उसे शांति चाहिए थी। अगर कोई बाधा डालता, खासकर अगर फणींद्र नाचन मिल जाता, तो उसका अंत बुरा हो सकता था। रेयांश, क्या तुम सच में 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को आजमाने का फैसला कर चुके हो? ये सोचकर कि कहीं रेयांश इसे सह न पाए, साक्षी बहुत चिंतित थी। लेकिन जब तक वो बोली, रेयांश ड्रैगन सोल रूप में बदल चुका था। वो अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में आ गया और पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आकाशीय थैली से 10वां थंडर फ्लेम क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल को देखते हुए रेयांश की आंखों में दृढ़ता थी। हाँ, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। अगर मैं इसे भी नहीं झेल पाया तो मैं रेयांश शेन कैसा, और मैंने अभी भले ही अपनी भड़ास निकाल ली हो, लेकिन इससे उन लोगों का मुझे मारने का इरादा और मजबूत हो गया होगा। अगर मैंने अब अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो मेरा मरना तय है। रेयांश की जिद के आगे साक्षी को झुकना पड़ा। उसने आह भरते हुए कहा, तो अपना ख्याल रखना। उसने मन ही मन सोचा कि अगर रेयांश इसे नहीं झेल पाया तो उसे मदद का कोई रास्ता ढूंढना होगा।
रेयांश ने हथेली पर रखे क्रिस्टल को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बिना हिचकिचाए अपनी चेतना शक्ति को उभारा। जल्द ही वो थंडर फ्लेम क्रिस्टल उसके शरीर में खींचा चला गया। शरीर में घुसते ही वो क्रिस्टल बिजली और आग की एक धारा बन गया और पलक झपकते ही उसके डेंटियन में मौजूद थंडर फ्लेम की शक्ति के साथ मिल गया। दोनों मिलकर एक भयानक तूफान खड़ा करने लगे। 10वां थंडर फ्लेम क्रिस्टल सच में भयानक है। शुरुआत में ही रेयांश चौंक गया, फिर उसे महसूस हुआ कि दर्द की लहरें धीरे धीरे बढ़कर उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले रही हैं। भले ही वो ड्रैगन सोल रूप में था, फिर भी इसे सहना बहुत मुश्किल था। उसे महसूस हो रहा था कि वो बिजली और आग की शक्ति उसके शरीर को लगातार तोड़ रही है। यह तबाही उसके शरीर के दोबारा बनने की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि 9वें क्रिस्टल से भी ज्यादा भयानक दर्द उसके शरीर के हर कोने से उठ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत छोटे चाकू उसके शरीर के हर हिस्से में छिपे हों और उसे बेरहमी से काट रहे हों। यह दर्द इतना भयानक था कि इंसान पागल हो जाए। उसी पल साक्षी ने देखा कि रेयांश के मुंह से खून बह निकला है, लेकिन वो देख सकती थी कि उसने अपने दांत कसकर भींच रखे हैं और वो डटा हुआ है। वो बिजली और आग उसके शरीर को लगातार मथ रही थी। जब वो बार बार गुजरती तो उसके ड्रैगन स्केल्स को भी नुकसान पहुंचने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही वो डटा रहे, लेकिन मौत से नहीं बच पाएगा। अब क्या करें? साक्षी घबराहट में इधर उधर चक्कर लगाने लगी।